बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हुबे अली नकवी है और आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गाज़ेस लॉ। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गाज़ेस लॉ पढ़ने से पहले आप देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि हमने रूल्स पढ़े थे कुछ, जिसमें हमने देखा था कि गाज़ेस लॉ को अप्लाई कैसे किया जाता है और उन रूल्स की मदद से हमने फ़र्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गाज़ेस लॉ को अप्लाई भी करके देखा था। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गाज़ेस लॉ, जिसका जो टाइटल है वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। यहाँ हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है और जो हमारे पास सिचुएशन है, जो चार्ज कन्फिग्रेशन है वो क्या है, हमारे पास इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस है। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस से क्या मुराद है? इनफाइनाइट आप जानते हैं, इन्फिनिटी का मतलब लामहदूद होना होता है। ये जो शीट आपको नज़र आ रही है बनी हुई, ये उस इनफाइनाइट शीट का एक छोटा सा या उसका फाइनाइट पार्ट नज़र आ रहा है। असल में एक ऐसी शीट जिसकी लेंथ और विड्थ या जिसकी लंबाई और चौड़ाई लामहदूद हो, इसका मतलब है हम उसको ना पेपर पे बना सकते हैं ना इमेजिन कर सकते हैं। अब एक ऐसी शीट जो इतनी बड़ी है, जिसकी हमारे पास लिमिट ही नहीं है, जिसकी लेंथ को या विड्थ को डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते, तो हम उसके ऊपर मौजूद चार्जेस की टोटल तादाद को या उसके चार्जेस के नंबर को भी नहीं बता सकते। तो अब हमें यहाँ एक और टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी चार्ज फाइंड करने के लिए, और यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। यहाँ आपको जो एक डायग्राम बनी नज़र आ रही है, जिसके अंदर आपको पॉजिटिव चार्जेस बने हुए नज़र आ रहे हैं और इसमें से एक सिलेंडर पास कर रहा है। ये सिलेंडर वो गॉसियन सरफेस है जो हमें कंसिडर करनी पड़ती है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर हम गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं। ये मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करूँगा कि हमें सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्यों कंसिडर करनी पड़ती है और इसका हमें एडवांटेज क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं वो ये है कि हमारे पास सिचुएशन क्या है। हमारे पास जो सिचुएशन गिवन है उसमें हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। अब क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम उसको बना नहीं सकते या इमेजिन नहीं कर सकते, तो मजबूरन हम उसका एक फ़ाइनाइट पार्ट, उसका एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, इसको मज़ीद डिटेल में अगर आप देखना चाहेंगे तो ये हमारे पास इस शीट को, इसका टॉप व्यू अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको मैं जब इसके मैथमेटिक्स को लिखूँगा तो दोबारा इस स्लाइड पे आऊँगा और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो इससे नेक्स्ट में सबसे पहले हम आ जाते हैं इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के बाहर की जानिब, चाहे आप राइट साइड पे आ जाएं या लेफ़्ट साइड पे आ जाएं, हम एक पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं। और आप जानते हैं कि पॉइंट P वो पॉइंट होगा जहां पे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना चाहेंगे, और ये पॉइंट P इस वक्त हमारे पास शीट से थोड़े से फासले पर बाहर की जानिब मौजूद है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको लेफ़्ट साइड पे कंसिडर करें या राइट साइड पे कंसिडर करें। अब हमें एक ऐसी गॉसियन सरफेस की ज़रूरत है जो कि पॉइंट P के ऊपर से गुज़रे या पॉइंट P को टच करे। तो अब हमारे पास जो सबसे कन्वीनियंट या सबसे आसान वे है गॉसियन सरफेस कंसिडर करने की, वो ये है कि हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करें। एक ऐसा सिलेंडर जो कि इस इनफाइनाइट शीट के दरमियान में से या इसके अंदर से पास कर रहा है। उसका कुछ हिस्सा इसके राइट साइड पर मौजूद है, कुछ लेफ़्ट साइड पर मौजूद है, और उसका एक सरफेस जो कि आपको एक सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में नज़र आ रही है, वो पॉइंट P को कंटेन कर रही है या पॉइंट P को टच कर रही है। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूँगा दोबारा। हम अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर कर ली। गॉसियन सरफेस कंसिडर करने के बाद अब मैं ये भी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि हम टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज को फाइंड नहीं कर सकते इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, जिसका मैंने कल या लास्ट लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 12 था, यूट्यूब पे चैनल पे वो भी मौजूद है, किसी ने नहीं सुना तो वो दोबारा जाकर आप सुन सकते हैं। तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे जो कि चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर है। अब हम इसकी मदद से, सरफेस चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट की मदद से क्या करेंगे, हम चार्ज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर की है, ज़रा उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने एक सिलेंडर कंसिडर किया था। अच्छा, जो सिलेंडर है, ये बात आपने तवज्जो से समझनी है कि सिलेंडर को अगर हम चाहें, मिसाल के तौर पे आपके सामने एक कोई जार मौजूद है, कोई सिलेंड्रिकल कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, अगर आप उसके टॉप और बॉटम को काट दें तो आपके पास दो सर्कुलर डिस्क्स आ जाएंगी। और इसी तरीके से अगर जो उसका सेंट्रल पार्ट है उसको हम ब्लेड से सेंटर से काट लें
और उसको फ्लैट कर लें, उसको सीधा कर लें, तो हमारे पास एक रेक्टेंगल आ जाएगी। ये आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अगर टॉप और बॉटम को काटें तो हमारे पास 2 सर्कुलर डिस्क आ जाती हैं। और इसी तरीके से अगर हम उसके सेंट्रल पार्ट को सेंटर से हम उसको यानी लेंथ वाइज ऊपर से नीचे की जानिब अगर किसी ब्लेड से काट दें और उसको फ्लैट कर दें, सीधा कर दें, तो हमें एक रेक्टेंगल मिल जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि हम अपनी गॉसियन सरफेस को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। 2 हिस्से सर्कुलर डिस्क्स बन जाएंगे और एक हिस्सा हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगी। एक और बात बड़ी तवज्जो से समझनी है, उसके लिए मैं पिछली स्लाइड पर जाता हूँ, और वो ये है कि आप जब सर्कुलर डिस्क्स को देखेंगे तो वो चार्जेस के या इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मौजूद हैं। इसका मतलब हमारे पास जो सरफेस 1 होगी, जिसको हम पहली सर्कुलर या सरफेस जो जिसका नाम आप देना चाहें, लेट्स से हम इसको मतलब सर्कुलर डिस्क 1 कह देते हैं, तो सर्कुलर डिस्क 1 का जो वेक्टर एरिया है वो और E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे और हम फ्लक्स का जब फार्मूला E.A फाइंड करेंगे तो हमारे पास थीटा 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप दूसरी सर्कुलर डिस्क पे आ जाएं तो दूसरी सर्कुलर डिस्क भी क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की जानिब है, यहाँ पर भी E और जो वेक्टर एरिया A है ये पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास एंगल 0 डिग्री आ जाएगा, और एंगल 0 डिग्री आएगा तो हमारे पास E.A में हमें थीटा को 0 फाइंड पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब तीसरी सिचुएशन जो हमारे पास बनती है वो भी इस डायग्राम से बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है, और वो ये है कि हमारे पास किसी भी पॉइंट पर जब हम इस सर्कल दोनों सर्कुलर डिस्क के अलावा बाकी पार्ट ऑफ द सिलेंडर देखते हैं तो वो जो सिलेंडर का बाकी हिस्सा है वो आपको नज़र आएगा कि वो किसी भी पॉइंट पर अगर हम कंसिडर करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर वो पैरेलल आएगा तो आप जानते हैं कि यहाँ पे थीटा आ जाएगा हमेशा 90, और हमारे पास E.A जब फाइंड किया करेंगे तो E.A में हमारे पास क्या आ जाया करेगा, E.A के जगह आ जाया करेगा E.A cos ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ इस डायग्राम से आपने इस मैथमेटिक्स को समझना है जो आगे जाकर मैंने किया हुआ है। अब ज़रा आप आ जाएं मैथमेटिक्स की तरफ। यहाँ देखेंगे आप, सबसे पहले हम जो कर्व्ड सरफेस है, इसका मतलब 2 सर्कुलर डिस्क थी, तो जो तीसरा पार्ट है हम उसको सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं। कर्व्ड सरफेस हमारे पास आ गई। अगर हम इस कर्व्ड सरफेस को देखेंगे तो कर्व्ड सरफेस के अंदर हमारे पास, जिसको हम फ्लक्स की फ़र्स्ट वैल्यू कह देते हैं, φ1 कह देते हैं, या φE1 भी आप इसको कह सकते हैं, ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, E.ΔA1 या E.ΔA1 cos ऑफ थीटा। थीटा 90 डिग्री है जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया है, और cos ऑफ 90 डिग्री 0 होता है तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। और ये ऑब्वियस भी है, आपको बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस से आउटवर्ड नॉर्मल होती है बाहर की जानिब, तो आपको नज़र आएगा कि ये आपके सिलेंडर की सर्कुलर डिस्क में से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गुजर रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है, मगर ये आपके जो बाकी कर्व्ड सरफेस है उसमें से बिल्कुल भी फ्लक्स पास नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखें ज़रा आप इसमें प्लीज़। इसके बाद हम फ्लक्स थ्रू द राइट एंड फ्लैट सरफेस, इसको फर्स्ट या राइट सर्कुलर डिस्क भी आप कह सकते हैं, नाम आपने अपनी मर्ज़ी से देना है। इसमें फ्लक्स 2 या φ2 की वैल्यू आ जाएगी E.A E.A cos ऑफ थीटा। यहाँ थीटा 0 डिग्री है जैसे मैं थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यानी E.A cos ऑफ 0 डिग्री, और cos ऑफ 0 1 होता है, इसलिए हमारे पास E.A वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलरली आप देखें फ्लक्स थ्रू द लेफ़्ट एंड फ्लैट सरफेस, लेफ़्ट एंड फ्लैट सरफेस भी कह सकते हैं, या आप इसको लेफ़्ट सर्कुलर डिस्क भी कह सकते हैं। उसके अंदर E2 कह दें इसको, या φ2 कह दें, ये E.A विच इज़ E.A cos ऑफ थीटा, हेयर थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री, बिल्कुल वही केस है, तो हमारे पास E.A आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो हमारे पास टोटल फ्लक्स फाइंड करने की हम पोजीशन में चले गए हैं। हमारे पास 2 फ्लक्स E.A आ रही हैं वैल्यूज़ उसकी, और जो पहला फ्लक्स हमने स्टार्ट में पढ़ा था कर्व्ड सरफेस के लिए, उसकी वैल्यू आ रही है 0। इसका मतलब जो टोटल फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा वो इन तीनों चीज़ों का सम आ जाएगा, और वो तीनों का जब सम निकालेंगे तो φE हमारे पास आ जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस E.A, एंड दिस इज़ इक्वल टू 2E.A।
ये हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया है। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम गाजेस लॉ को अप्लाई करें। गाजेस लॉ जब हम अप्लाई करेंगे तो फाई ई हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 1/एप्सिलॉन टाइम्स क्यू। ये अब हम 4-5 दफ़ा पढ़ चुके हैं, अब तक आप लोगों को ये याद हो जाना चाहिए। इसको फाई ई इज़ इक्वल टू Q/एप्सिलॉन भी कह सकते हैं। अब हम जैसे पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारे पास Q की वैल्यू तो थी नहीं, तो Q की वैल्यू ना होने की वजह से हमें मजबूरन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का सहारा लेना पड़ेगा। और हम पढ़ चुके हैं कि सिग्मा है Q/A, या हम कह सकते हैं यहाँ से रीअरेंज करके कि Q इज़ इक्वल टू सिग्मा A। तो हम गॉसेस लॉ के अंदर Q की जगह अप्लाई कर देंगे सिग्मा ए। अब हमारे पास फाई ई के बराबर आ जाएगा सिग्मा A/एप्सिलॉन। अब फाई ई जैसे आप पिछली इक्वेशन में देख चुके हैं कि फाई ई की वैल्यू तो हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, विच इज़ 2EA। तो अब हम जो इक्वेशन नंबर 4 आपको नज़र आ रही है और इक्वेशन नंबर 5, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2EA इज़ इक्वल टू सिग्मा A/एप्सिलॉन। दोनों साइड पे इक्वेशन की दोनों साइड पे A मौजूद है और सेम एरियाज़ हैं, इसलिए दोनों को कैंसिल करेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा/2 एप्सिलॉन। ये हम स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो E के ऊपर वेक्टर हेड आ जाएगा और ये आ जाएगा सिग्मा/एप्सिलॉन। और साथ हमें एक R यूनिट वेक्टर भी इसके साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा/एप्सिलॉन इसका मैग्नीट्यूड है। हम एक डायरेक्शन का एक कोई कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। एक एडिशनल लाइन यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, और वो ये है कि अगर हमारे पास जो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस थी वो पॉजिटिव ना होती बल्कि नेगेटिव चार्जेस की होती तो फिर क्या फ़र्क पड़ता। तो कुछ ख़ास फ़र्क ना पड़ता, सिवाय इसके कि हमें एक नेगेटिव साइन या R जो हमने R यूनिट वेक्टर लिखा है उसकी जगह हमें -R यूनिट वेक्टर लिखना पड़ता, या पूरी इक्वेशन से पहले एक माइनस साइन लगाना पड़ता। इससे सिर्फ यही पता चलेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की या इलेक्ट्रिक जो उसकी जो डायरेक्शन है बेसिकली सिर्फ वो रिवर्स हो जाएगी और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस लेक्चर को बच्चों आपने तवज्जो से समझना है, इस डायग्राम्स को ज़रा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है, और इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी है, कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आप कुछ मज़ीद जानना चाहेंगे तो मुझसे पूछ सकते हैं। एक थर्ड इक्वेशन भी इससे काफ़ी सिमिलर है, मिलती जुलती है, वो जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर उसके ऊपर होगा। थोड़ा सा मैं ज़रा पीछे जाता हूँ, एक डायग्राम के बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो थोड़ा सा पीछे जाके मैं उसके बारे में थोड़ी सी आपसे बात कर लेता हूँ। ये डायग्राम आपको जो नज़र आ रही है इसमें एक तो वही इक्वेशंस जो हमने पढ़ी हैं उन्हीं का थोड़ा सा खुलासा लिखा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ आप बड़ी तवज्जो से बड़े गौर से देख सकते हैं कि हमारे पास जो सर्कुलर डिस्क है वो पैरेलल है बिल्कुल शीट के, और अगर वो शीट के पैरेलल है तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जो कि शीट के परपेंडिकुलर है, और इसी तरह वेक्टर एरिया जो कि हमारे पास सर्कुलर डिस्क के परपेंडिकुलर है। ये दोनों क्योंकि शीट और हमारे पास सर्कुलर डिस्क पैरेलल हैं तो इन दोनों के परपेंडिकुलर जो चीज़ें हैं जो कि E और वेक्टर एरिया A है, ये आपको दोनों भी पैरेलल नज़र आएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास एंगल 0 डिग्री जनरेट हुआ था। ठीक है, कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।